नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपका संदीप देव। पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं तेजी से बदली हैं। खबरों की खबर में हम उन घटनाओं का आज विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली घटना है कि राष्ट्रपति महोदया ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उसमें एक नाम उज्ज्वल निकम का भी है, इनके बारे में माना जाता है कि 26/11 के जो हमलावर थे, खासकर कसाब को फांसी दिलवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हम उनके थोड़े से अलग तरह के कैरेक्टर को इस खबरों की खबर में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम यमन चलेंगे। यमन में जो मैंने आपको एक खबर दी थी कि यहाँ की जो नर्स है निमिषा प्रिया, उसको मौत की सज़ा मिली है। वो सज़ा 1 दिन के लिए टाली गई है और एक मौलवी बीच में पड़े हैं उसको बचाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तीसरी खबर होगी रूस को लेकर नाटो ने भारत को चेताया है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो आप कड़े प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। साथ ही एक बड़ी खबर ब्रिटेन से भी आ रही है और अमेरिका F-30 पर ब्रिटेन ने एक बड़ा खुलासा किया है जो अमेरिका का विमान है और ये विमान कितना नाकाम है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही एक और जगह युद्ध का जो मोर्चा खुला हुआ है, वो भारत के पड़ोस में, पाकिस्तान में नहीं है, भारत किसी अन्य पड़ोस देश में एक युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। तो यह जो 2025 आप सब जानते हैं कि चाहे वो भविष्यमाल का हो या फिर श्वेता पुरोहित जी ने भविष्यवाणी की है, युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे। उसमें से एक और मोर्चा भारत के बगल में यानी कंबोडिया, थाईलैंड में खुल गया है। इसके अलावा हम एक खबर करेंगे रूस के एक महिला की, जो यहाँ जंगल में रह रही थी अपने बच्चों के साथ और पुलिस ने जब उसको पकड़ा है, तो उसने कहा कि मैं तो स्वर्ग में रह रही थी और तुमने मुझे नरक में धकेल दिया है। तो आज इस तरह की खबरें हैं। खबरों की खबर में आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लोगों को खबरों की खबर में इंटरेस्ट और जगे और टेलीविज़न की दुनिया से निकल कर, न्यूज़ की दुनिया से निकल कर एक सटीक, वस्तुनिष्ठ, बिना किसी लाग-लपेट के, बिना किसी का पक्ष लिए वो खबर देख सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफ़िकेशन मिल सके। जॉइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है। और हाँ, नो लेफ्ट नो राइट की जो पत्रकारिता है, वो व्यूअरशिप और विज्ञापन विहीन है। तो इसको चला हम और आप ही सकते हैं और इसके लिए आप 100 रुपीज़ मिनिमम कम से कम सब्सक्रिप्शंस ज़रूर भरिए, यानी कंटेंट का छोटा-सा मूल्य चुकाइए। कंटेंट का अगर आप मूल्य चुकाएँगे तो पत्रकारिता जो है विज्ञापन और व्यूअरशिप के दबाव से मुक्त रहेगी। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, बैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूँ प्रोमो के बाद और फिर चलते हैं खबरों की खबर की दुनिया में। तो आइए सबसे पहले हम खबर लेते हैं हमारी राष्ट्रपति महोदया ने जो 13 जुलाई को रविवार था और उस दिन मोदी सरकार की संस्तुति पर राष्ट्रपति महोदया ने राज्यसभा के लिए 4 बड़े नामों को नामित किया। ये जो पहला नाम है मीनाक्षी जैन जी का, मिन दूसरा नाम है सदानंद मास्टर जी का, तीसरा नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला का और चौथा नाम है उज्ज्वल निकम का। आप जानते हैं कि मीनाक्षी जैन जी ने काफ़ी काम किए हैं और इतिहास को लेकर बहुत काम किया है। उनकी कई पुस्तकें आपको कपोत डॉट इन पर उपलब्ध है पुस्तक का, वो कपोत डॉट इन का, उसके डिस्क्रिप्शन में हम ये लिंक डाल देते हैं। उन्होंने राम मंदिर पर जो वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने जो झूठ फैलाया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, पूरा उस पर एक पुस्तक लिखा है। अंग्रेज़ों ने जो हमारी सती प्रथा आदि को बदनाम करने का प्रयास किया, उस पर उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। सती प्रथा का जो ओरिजिनल क्या था अ, वो उन्होंने उस पर पुस्तक लिखा। हमारे जो मंदिर हैं, जितने भी मंदिर, वो मंदिरों पर जो मुगल आदि ने कब्जा किया, तोड़ा, औरंगजेब आदि ने, उन मंदिरों को लेकर उनकी पुस्तक जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और उसके बाद आपको
जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने भारत को किस नज़रिए से देखा, तो उस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और उस पर उन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो ऐसे विद्वान, इतिहासकार जो भारत को भारत के नज़रिए से देखा और लिखा है, उनको राष्ट्रपति महोदया ने राज्यसभा में भेजकर बहुत ही अच्छा और सम्मान का काम किया है। जो अधिकार है राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 81 क के खंड 3 द्वारा उनको ये मिलता है और जिसके लिए वो 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं और ये 12 व्यक्ति कला, साहित्य, लोक सेवा के क्षेत्र आदि से आपको आते हैं। मीनाक्षी जैन जी के बाद जो दूसरा नाम है वो हर्षवर्धन श्रृंगला का है। हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव रहे हैं और उन्होंने पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड में राजदूत का पद भी संभाला है। 2023 में भारत की जो G20 की अध्यक्षता जो भारत ने किया उसमें मुख्य समन्वय के रूप में उन्होंने कार्य किया और इसीलिए माना जाता है कि सरकार से उनको इसके बारे में इनाम मिला है। एक नाम है सदानंद मास्टर जी का। सदानंद मास्टर जी जो है वो उनका पूरा नाम है सी सदानंद मस्ते, इसलिए मास्टर जी उनको कहते हैं लोग। केरल के भाजपा के सदस्य हैं, पूर्व में शिक्षक रहे हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था, परंतु वो नहीं जीत सके थे। असल में सदानंद जी पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे थे और केरल में तो आप जानते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है केरल, तो वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। बाद में धीरे-धीरे संघ ने उनको अपनी ओर लिया और जिसके कारण 1994 में 25 जनवरी को कम्युनिस्टों ने पकड़कर और पैतृक गाँव उनका पेरिंचरी के पास उनके दोनों पैर माकपा के कार्यकर्ताओं ने काट लिया था। तो आप जानते हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट आतताई रहे हैं, किस तरह से कम्युनिस्ट हिंसक रहे हैं और ये आपको मेरी पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की के प्रथम पार्ट में पूरी जो है देखने को, पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन जो तीसरा नाम है उज्ज्वल निकम का, उसको लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है और ये विवाद तब पैदा हुआ जब मेरे ही बाकी जगह भी हुए हैं, पर मेरे पेज पे तब विवाद पैदा हुआ जब मैंने सरकार की सराहना की इन चारों को राज्यसभा में भेजने के लिए। फिर हमें ध्यान दिलाया गया कि उज्ज्वल निकम के बारे में आप एक सच छुपा रहे हैं। मैंने कहा छुपा नहीं रहा हूँ, मैं उज्ज्वल निकम का प्रशंसक हूँ क्योंकि उन्होंने एक वकील के रूप में काफ़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं वो सच बता देता हूँ और वो सच जो है वो ये है कि उज्ज्वल निकम इतिहास के सबसे बड़े झूठ को देश में फैलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है और इसी का इनाम भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। वो झूठ क्या था? आपको मैं बताऊं कि उज्ज्वल निकम की छवि हमेशा आतंकवाद विरोधी एक वकील की रही है और वो सरकार की तरफ से केस लड़ते रहे हैं। शायद गुलशन कुमार हत्याकांड में भी वो वकील थे। लेकिन आपको बताऊं कि राज्यसभा में भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुंबई से लोकसभा टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए और फिर उनको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो आखिर और शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश था कि भाजपा ने इनको सीधे ऊपर से लाकर पैराशूट की तरह टिकट दिया था, लेकिन अब भाजपा ने उनको राज्यसभा भेजा है। आखिर क्या वो ऋण है जिसको भाजपा चुकाना चाहती है और जिसके लिए वो उज्ज्वल निकम को किसी भी तरह से लोकसभा या राज्यसभा में लाकर अपने उस ऋण को चुकाना चाहती है। तो इसकी खोजबीन करने पर आपको सच्चाई पता चलेगी। वो सच्चाई मैंने ब्लॉग में लिखी है। वो ब्लॉग indiaspixdaily.in पर उपलब्ध है। बात यह है कि 26/11 को जब मुंबई पर हमला हुआ तो उस समय अजमल कसाब को पकड़ा गया था। उस समय उज्ज्वल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे यानी सरकार के वकील थे। मीडिया में सबसे पहले जो एक बयान दिया गया उज्ज्वल निकम की ओर से वो ये कहा गया कि कसाब को जेल में बिरयानी परोसी जा रही है। ये बात आज भी हम सबके दिमाग में ज़हन में बैठा हुआ है कि वह आतंकवादी जिसने मुंबई में इतने आतंक बरपाए उसको सरकार ने बिरयानी परोसी। और ये बात जब उज्ज्वल निकम जैसे वकील कह रहे हैं तो ये बात स्पार्क कर गई और उस समय सत्ता में यूपीए की मनमोहन सरकार थी। मनमोहन सरकार के प्रति गुस्सा पैदा करने में उज्ज्वल निकम के इस बयान की बड़ी भूमिका रही और खासकर हिंदू वर्ग
मुंबई के जो जख्म को लगातार लाइव देख रहा था और पाकिस्तान ने अटैक किए थे, उसके मन में इसको लेकर बड़ा गुस्सा मनमोहन सरकार के खिलाफ जो है आपको फैल गया। और मेरे भी मन में था गुस्सा और मैंने भी मनमोहन सरकार पर बहुत हमला किया था। लोगों ने ज़बरदस्त हमला किया जो मनमोहन सरकार पर। और मीडिया के ज़रिए यह जो उज्ज्वल निकम का बयान था, ये घर-घर गया और इसने जो 4-5 मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने की, उसमें से एक ये था कि भाजपा आएगी तो आतंकवादियों को कुचलेगी। लेकिन मनमोहन सरकार तो कसाब को बिरयानी खिला रही है। उसके बाद आपको बताऊँ कि चुनाव खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी 14 में जीत गई। कसाब को भले यूपीए ने फांसी दी, अफजल को यूपीए ने फांसी दी, लेकिन जनता ने उस फांसी को नहीं माना। जनता ने उस झूठ को माना कि कसाब को इन्होंने बिरयानी खिलाया। कसाब को इन्होंने फांसी दिया, ये नहीं माना। आज तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में आप देखिए, कोई भी आतंकवादी को फांसी नहीं मिली है। यहाँ तक कि पुलवामा के भी आतंकवादी नहीं पकड़े गए, जिन लोगों ने प्लान बनाए थे। कहा कि हाँ, ये आपको कहाँ से आया? अमेज़न से आया। पहलगाँव के आतंकवादी नहीं पकड़े जा सके। आप ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का जो बलिदान हुआ है, वो मोदी सरकार में हुआ है। लेकिन दिमाग में ये बात गया कि कसाब को भले यूपीए ने फांसी दिया हो, जल्दबाज़ी में दिया, वोट लेने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने तो बिरयानी खिलाई। ये बात खुद उज्ज्वल निकम ने स्वीकारा। ये आपको जो है इसमें मिलेगा, अभी मिंटू आपको देगा, वो लगाएगा। कि उसने बिरयानी देने की बात झूठी कही थी, वो झूठ फैलाई थी। उसने साफ-साफ आज तक कहा है, कसाब ने जेल में कभी नहीं माँगी थी बिरयानी, मैंने दिया था झूठा बयान। ये बात क्यों दिया गया? तो भावनात्मक लहर जो इससे पैदा हुई, ये उज्ज्वल निकम के झूठ के कारण हुई। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में इस झूठ की बड़ी भूमिका रही। यूपीए सरकार ने कसाब को कोई बिरयानी नहीं दी, फांसी दी, लेकिन उज्ज्वल निकम का ब्रांड था और वो भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे थे पीछे से और उन्होंने ये बयान देकर पूरा झूठ का माहौल देश में पैदा किया और उससे उसके कारण भाजपा को एक बड़ी सफलता 14 के चुनाव में मिली। तो उज्ज्वल निकम ने खुद स्वीकारा है कि वह झूठ बोले हैं कसाब के नाम पर, यानी देश को धोखा दिया, देश की जनता को धोखा दिया, पूरे समाज को धोखा दिया और इसी धोखा देने के कारण भाजपा की जो सरकार आई, इसका इनाम उज्ज्वल निकम को पहले चुनाव में टिकट देकर दिया गया, वो चुनाव हार गए, तो अब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कराकर दिया जा रहा है। आप कहेंगे ये बाय चांस की बात है, आप क्या बोलते हो? भारतीय जनता पार्टी का अगर हम मोडस ऑपरेंडी देखें, तो आपको इसकी पुष्टि होती है। मैं कुछ और उदाहरण आपको देता हूँ, लेख मैंने लिखा है पहले भी, आपको उदाहरण देता हूँ। एक और मामला जो यूपी सरकार को सत्ता से बाहर करने और भाजपा को लाने में बड़ी भूमिका थी, वो था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। वो घोटाला भी किसने खोला था? सीएजी थे तब विनोद राय, यानी कंट्रोलर जनरल जो थे वो विनोद राय थे और उन्होंने खोला। उस समय कोई घाटा नहीं हुआ था, पर उन्होंने कहा यदि इस प्रक्रिया ए की जगह प्रक्रिया बी का पालन किया जाता तो इतना मुनाफा होता, सरकार के खजाने में इतना पैसा आता। लेकिन चूंकि सरकार ने प्रक्रिया बी की जगह ए का पालन किया, इसलिए ये पैसे नहीं आया, इसलिए ये घोटाला है। और हम लोगों ने, मैं खुद सीएजी कवर करता था, खूब लिखा जो है, तो खूब प्रचारित किया मीडिया ने इसको। 2G स्पेक्ट्रम मोदी जी अपने रैली में भी कहते रहे। खुद यूपीए सरकार में जो 2G स्पेक्ट्रम में उनके मंत्री थे, ए राजा का सिर्फ इस्तीफा नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, सब फैक्ट बता रहा हूँ। और यूपीए सरकार में उसे जमानत तक नहीं मिली, ए राजा। भाजपा की सरकार आ गई। क्या किया उसने? भाजपा की सरकार ने सीबीआई की अदालत में, सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई की अदालत ने भाजपा की मोदी सरकार में ए राजा से सबको क्लीन चिट दे दिया। यूपीए सरकार में जो जमानत नहीं मिल रहा था, यहाँ क्लीन चिट, केस से ही बरी हो गए। अब इसका खेल कैसे हुआ? आप उज्ज्वल निकम की तरह देखिए वकील का कैसे इस्तेमाल हुआ। उस समय सीबीआई के वकील थे के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने अदालत को कहकर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया, यानी इस पर स्पेशल जांच वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया। और किसको बनाया? लेफ्ट लीनिंग इंदिरा जयसिंह,
उसके पति आनंद ग्रोवर को, मैंने कई बार बताया है, उसको बनवाया। आनंद ग्रोवर आया और उसने यानी भाजपा ने अपनी इमेज को कैसे किया, के वेणुगोपाल के ज़रिए लेफ्ट लीनिंग को बैठाकर और अपना काम करवाया और उसने ए राजा को क्लीन चिट दिया। के और इसका इनाम क्या दिया भाजपा ने? के वेणुगोपाल को जो है आपको देखेंगे भारत का सॉलिसिटर जनरल बनाया। ए राजा को 2G स्पेक्ट्रम वालों को क्लीन चिट दिलवाने के लिए के वेणुगोपाल को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। सीबीआई कोर्ट से बाहर सॉलिसिटर जनरल और उनको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया। जब तक उन्होंने खुद नहीं कहा कि अब हमको ये अब रिटायर कर दीजिए, तब तक उनको देते रहे। तो जैसे उज्ज्वल निकम को झूठ फैलाने के लिए कसाब पर आज राज्यसभा भेजा गया, वैसे के वेणुगोपाल को क्लीन चिट दिलवाने के लिए ए राजा आदि को 2G स्पेक्ट्रम में भाजपा ने उनको सॉलिसिटर जनरल बनाया। अब आपको तीसरा केस ले चलते हैं। कुछ केस बताता हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्र का केस जो मैं बार-बार कहता हूँ। मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तो नृपेंद्र मिश्र जो है वो पीएमओ में नहीं आ सकते थे। कानून से कुछ बाध्यताएँ थी, वो एक लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन मोदी सरकार अध्यादेश के ज़रिए कानून बदल दिया मोदी सरकार और नृपेंद्र मिश्र को अपने पीएमओ में उनको नियुक्ति थी। नृपेंद्र मिश्र मुलायम सिंह यादव की वो सरकार जिसने हिंदू कारसेवकों पर गोलीबारी की थी, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और अयोध्या में जो कारसेवकों पर गोली चली, उसको नृपेंद्र मिश्र ने मुलायम के आदेश पर नृपेंद्र मिश्र ने ये आदेश जारी किया था। नृपेंद्र मिश्र बड़ी बेशर्मी से कहते हैं एएनआई के इंटरव्यू में कि मैं तो होता है, मैं कंट्रोल रूम में बैठकर गोलीबारी का मैं पूरा मॉनिटर कर रहा था। इसने हिंदू कारसेवकों पर गोली चलवाई और हिंदू कारसेवकों पर जो गोली चलवाई, उसके बाद पहली बार भाजपा की सरकार यूपी में बनी कल्याण। तो उज्ज्वल निकम के कारण 14 की सरकार बनी मोदी की। 2G स्पेक्ट्रम के कारण सरकार बनी 14 में मोदी की। उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा के कारण पहली भाजपा की सरकार यूपी में बनी कल्याण सिंह की और इसका इनाम कल्याण सिंह ने दिया नृपेंद्र मिश्रा को पावरफुल वही पोस्ट देकर। लेकिन संघ से कुछ खटपट हुई नृपेंद्र मिश्र की और संघ की पत्रिका पांचजन ने लिखा कि नृपेंद्र मिश्र सीआईए के एजेंट है और जब सीआईए के एजेंट लिख दिया तो कल्याण सिंह तो स्वदेशी टाइप आदमी थे, उन्होंने नृपेंद्र मिश्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एसीवाईपीएल यानी अमेरिकन सरकार द्वारा फंडेड एसीवाईपीएल से ट्रेनिंग लेकर आए मोदी जी, वही दौर थे जब इनकी सरकार 93 में मोदी जी जो है आपको एसीवाईपीएल में गए थे और जब आए 14 में तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्र को कानून बदलकर अपने यहाँ बैठाया, पीएमओ में बैठाया और बैठाया नहीं, उनको रिटायरमेंट के बाद जो है उनको उसी राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वा बनाया जिस राम मंदिर के लिए नृपेंद्र मिश्र ने गोली चलाने का आदेश दिया था कारसेवकों पर। उसी राम यानी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा मजाक किया, इतना बड़ा नृशंसता की, उसको उसी राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वा बनाया और नृपेंद्र मिश्र के बेटे को टिकट दिया चुनाव में, शायद हार गया पर उसको टिकट दिया। तो नृपेंद्र मिश्र ने भी भाजपा की सरकार लाने में मदद की, कारसेवकों पर गोली चला के उनको भी इनाम दिया गया। उज्ज्वल निकम हो गया, आपको के वेणुगोपाल हो गया, आपको नृपेंद्र मिश्र हो गया। अब चौथा केस जो है आपको मैं लेता हूं कि मनमोहन की यूपीए सरकार में गृह सचिव थे आरके सिंह। आरके सिंह पूर्व नौकरशाह थे और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी उसको कंक्रीट किया सबूत के साथ आरके सिंह ने। आरके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गृह सचिव के नाते और 10 हिंदू आतंकवादियों की लिस्ट जारी की कथित रूप से और वो कहा कि अभियुक्त हैं मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट और वो 10 के 10 आरएसएस के कार्यकर्ता थे। हिंदुओं में गुस्सा बढ़ गया, हिंदू ये समझते थे आरएसएस माने हमारी संस्था हिंदू आतंकवाद बढ़ा, गुस्सा बढ़ा और इस गुस्सा बढ़ने ने मोदी को सत्ता दिलाई। मोदी ने इनाम दिया आरके सिंह। आरके सिंह को उससे पहले उनका इस्तीफा हुआ, आरके सिंह को चुनाव लड़ाया गया आरा से वो 2 बार जीते 14 और 19 में और मोदी कैबिनेट में उनको पावरफुल मंत्री बनाया गया। इस बार भी चुनाव दिया गया था 24 में लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो अगर मॉडस ऑपरेंडी आप देखिए, उज्ज्वल निकम ने झूठ फैलाया कसाब पर कि बिरयानी परोसा जाता था, यूपीए ने नहीं परोसा, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने झूठ बोला, उसको इनाम दिया।
इस झूठ के कारण मोदी की सत्ता मिली, उसको राज्यसभा में इनाम दिया। के वेणुगोपाल ने 2G स्पेक्ट्रम का झूठ सीएजी विनोद राय ने पूरा फैलाया अपनी उसमें। विनोद राय भाजपा विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। उसको सत्ता में मनमोहन को हटाकर मोदी को लाने में 2G स्पेक्ट्रम की बड़ी भूमिका रही। लेकिन उसमें 2G स्पेक्ट्रम में राजा आदि को जो बड़ी कराने में के वेणुगोपाल ने भूमिका निभाई, उनको भी इनाम दिया मोदी ने, सॉलिसिटर जनरल बनाकर। तीसरा नृपेंद्र मिश्रा, जिसने गोलीबारी कराई, जिससे हिंदू गुस्सा में आकर पहली बार सरकार बनाया आपको यूपी में कल्याण सिंह की, उसको भी इनाम दिया 14 में अपने पीएमओ में लाकर। और आज उसको राम मंदिर का सर्वेसर्वा बनाया। और आर.के. सिंह, जिसने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, 10 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की, उसको भी इनाम दिया मंत्रालय में लाकर। तो एक मॉडस ऑपरेंडी दिखता है कि यूपीए सरकार आदि को सत्ता में रह के उनके अंदर नौकरशाह के रूप में रहकर बदनाम करने वाला एक बड़ा नेटवर्क था, जो संघ का था, जो संघ ट्रेंड था। और वो नेटवर्क ने इतना झूठ बोलकर बदनाम किया, और उसको हम सबने माना, मैंने खुद माना, इतनी कांग्रेस के खिलाफ मैंने खबरें लिखी है। और बाद में उन सबको अवार्ड दिया, सत्ता में आकर भाजपा ने राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, मंत्रालय सब दिया। इसका मतलब इनके जरिए काम करवा रही थी भाजपा यूपीए सरकार में, और झूठ फैलवा रही थी। यह स्पष्ट है, कोई उसका इनाम दिया गया। तो क्या यही सवाल उठता है कि उज्ज्वल निकम को भी वही झूठ फैलाने का इनाम दिया गया कि आपने जो झूठ फैलाया कसाब पर, उसने हमारी सत्ता लाने में मदद की, लीजिए अब हम अपना ऋण चुकाते हैं, ये आप पर छोड़ता हूं। लेकिन जो उदाहरण मैंने दिए, अगर आप बुद्धिमान हैं जरा भी, तो सर्च कीजिए। 2-2 मैंने लेख लिखे हैं, इंडिया स्पीक डेली पर सर्च कीजिए, और मेरे लेख पर एडिटोरियल लिखा है शंकर शरण जी ने, मेरा नाम भी लिया है, उन्होंने जो इतना रिसर्च किया है। तो सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, हिंदुओं को उकसाकर, हिंदुओं में को क्रोध दिलाकर सत्ता हड़पने का जो काम भाजपा ने किया, और जो हिंदुओं को क्रोध दिलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोग थे, उन सबको इनाम दिया कि तुमने हिंदुओं को उकसाया, क्रोध दिलाया, जिससे मुझे सत्ता मिली, अब मैं तुम्हें इनाम देता हूं। और ऐसे हिंदुओं को बदनाम करने वालों को सत्ता में बैठाया गया, क्योंकि इन बदनाम जो हिंदुओं को करके, पूर्व सरकार को करके जो झूठ फैलाया गया, झूठ बोला गया, उस झूठ से भाजपा को सत्ता मिली, और भाजपा ने उनको इनाम दिया। ये 4 अभी उदाहरण मैंने दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब हम आपको दूसरी खबर की ओर चलते हैं। यमन में मौत की सजा की सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय से मीडिया को सूत्रों की जानकारी है, कंफर्म नहीं है, मिली है कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई यानी आज होने वाली मौत की सजा को फिलहाल 1 दिन के लिए टाल दिया है। और उसके बारे में पूरा अभियान चल रहा है। मौत की सजा होने के बाद निमिषा के परिवार ने इसमें भारत सरकार से सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। सरकार ने परिवार को मदद करने का भरोसा दिया था, और इसमें आपसी सहमति का रास्ता तलाशा जा रहा था, क्योंकि जी इसमें आपको पिछली घटनाएं बता चुका हूं कि निमिषा ने के पासपोर्ट आदि के साथ जो छल किया था, जिस व्यक्ति ने, उसको उसने नशे का नशा दिया था, और ये ओवरडोज के कारण वो मर गया था, ड्रग के कारण, जिसके कारण उसको फांसी की सजा मिली। और यमन में ब्लड मनी है कि यदि आप, उसका फैमिली उस परिवार को राजी कर लेता है, उनकी जान के एवज में पैसे दे देता है, तो वो मुक्त हो सकती है। तो इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि फिलहाल 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। और अ, यमन में निमिषा मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी सैमुअल जेरोम से बीबीसी की बातचीत है। सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है, और उनका कहना है कि अच्छी खबर मिल सकती है। मौत की सजा रद्द होने की खबर अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन टाला जा सकता है, ऐसा लग रहा है। इसमें एक और आई है, जो है, आप ध्यान से देखिए कि आप हिंदू अगर होंगे तो आपके लिए कौन आएगा। लेकिन ये निमसा के लिए मुस्लिम भी आ गए हैं, ईसाई भी आ गए हैं, और सरकार भी आ गई। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बचना चाहिए, मैं तो उसके मुद्दे उठा रहा हूँ, पर आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता एपी अबू बकर मुसलियार भी इस मामले में दखल देने में सामने आए हैं। और वह जो है, उन्होंने अपील तो की ही है, वह तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के संपर्क में से हैं। तलाल अब्दो मेहदी, जिसकी हत्या निमिषा ने की है, और उनसे संपर्क करके उनको पैसे देने के काम में वो लगे हुए हैं।
तो निम्सा के वकील सुभाष चंद्रन होंगे और तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार की तरफ से भी कई लोग वहाँ उपस्थित होंगे। तो आपको मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि निप्सा मामले में सरकार भी एक्टिव है, अच्छी बात है। मुस्लिम ईसाई भी एक्टिव हैं जो है क्योंकि वो ईसाई से शायद शादी किया है उसने और तो आपके लिए कौन एक्टिव होता है, ये आपको समझना है। जब हिंदुओं के साथ ऐसा केस आया है, तो आपके लिए कौन एक्टिव होता है, ये आपको सोचना है। इसलिए ये न्यूज़ मैंने आपको दी। लेकिन ये अच्छी बात है कि 1 दिन के लिए सज़ा टली है और हो सकता है कि वो अ, सज़ा शायद बच जाए भविष्य में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात होगी। इससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि कि मैं इस पे कोई टिप्पणी करूँ। भारतीय नागरिक है, बचनी चाहिए। एक और खबर मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिटेन में F-35 जो अमेरिकी विमान है उसको लेकर एक बड़ी सूचना आई है और केरल में जो ये विफल हुआ है ये विमान, उससे जुड़ा हुआ ये खबर है। अमेरिकी स्टील्थ विमान को लेके केरल के तिरुवनंतपुरम में आपको ध्यान है एक दिन मैंने खबर दी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35B फाइटर जेट जो है उसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, उसके बाद वो दोबारा उड़ ही नहीं पाया। ब्रिटेन की टीम आदि आई थी वहाँ से, लेकिन वो अभी उड़ नहीं पाया और 1 महीने बाद इसके ठीक होने की खबर आ रही है। इसी दौरान ब्रिटेन में हुई एक ऑडिट ने इस अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट की नाकामी और कमजोरियों का पूरा पुलिंदा खोलकर रख दिया है। यही F-35 ट्रंप हमें भी बेचने का प्रयास कर रहा था और इसी पर मैंने ट्रंप के पूर्व साथी एलन मस्क का एक ट्वीट मैंने लोगों को दिखाया कि ये कबाड़ विमान वो कह रहा है एलन मस्क, तो भजमुल्ले गरियाने लग गए थे। भजमुल्ले तो भजमुल्लो भजमुल्ले कितने बड़े देशद्रोही आप इस बात को समझ जाइए। आज ब्रिटेन ही अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अमेरिका का जो फाइटर विमान है वो कबाड़ है। ब्रिटेन में जो F-35 स्टील्थ जेट विमान है वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है कि उन्हें उड़ान भरने, लड़ने और हथियार चलाने में परेशानी हो रही है। और नेशनल ऑडिट ऑफिस को विमान की उपलब्धता, इंजीनियर स्टाफ की कमी और हथियारों में देरी जैसी कई गंभीर समस्याओं और जो शिकायतों का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन के पास अभी 37 F-35 जेट हैं। ये कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं, सीधे नीचे उतर सकते हैं। पुराने हैरियर जेट जैसे ये हैं ये और बहुत कुछ इसमें कहा गया है। लेकिन ये विमान में तकनीकी खराबियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये जो विमान है, आप वहाँ देखिए कि ब्रिटेन का ये मामला हुआ है, तो ब्रिटेन में जो विमान की कंपनी है, उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में जो हमारे इतने नागरिक मरे हैं, उसमें विमान कंपनी को बचा लिया गया है। वो भी अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग को बचाया गया है और जो पायलट अभी नहीं है दुनिया में, उन पर आरोप थोपने का प्रयास किया गया है। तो एक राष्ट्र का देखिए अमेरिका से मित्रता है ब्रिटेन का, लेकिन उसने F-35 विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन पे सवाल उठाए हैं। लेकिन भारत अमेरिका की गुलामी और चापलूसी में बोइंग पर सवाल नहीं उठा रहा। वो जो गुजर गए पायलट उस पर सवाल उठा रहा है। आप सोचिए कि आपकी संप्रभुता और आपकी जान से कितना बड़ा समझौता किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि बोइंग के उस विमान में लगातार खराबियों का एक पूरा रिकॉर्ड रहा है। पुराने उपकरण उसमें लगाए जाते थे। ये सब रिकॉर्ड आया है, फिर उस विमान को बचा लिया गया। धंधेबाज लोग चाणक्य ने कहा है जब सत्ता में बैठेंगे, जब धंधेबाज लोग तो राष्ट्र को भी बेच सकते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता को जो है अ, इससे बड़ा क्या समझौता होगा? तो आप समझिए कि ब्रिटेन इस F-35 विमान को बनाने वाले लॉकहीड मार्टिन के खराब प्रदर्शन पर लगातार जो है सवाल उठा रहा है। अभी अगली खबर की ओर हम चलते हैं। भारत के पड़ोस में एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। जंग की तैयारियां तेज हो रही है और ये हो रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। दोनों के बीच इस समय तनाव बड़े चरम पे है। कंबोडिया ने ऐलान किया है कि वह थाईलैंड के साथ अपनी सीमा के तनाव को देखते हुए नागरिकों की सेना में भर्ती को अनिवार्य करने जा रहा है। यानी कि कंबोडिया के हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। कंबोडिया के पीएम हुन मार्टेन ने सोमवार को कहा कि सेना में नागरिकों की अनिवार्य भर्ती अगले साल से शुरू हो जाएगी। कंबोडिया के कानून में साल 2006 में सैन्य भर्ती को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान को लागू किया गया था। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच इन दिनों तनाव चरम पे है। तो भारत, पाकिस्तान, इजरायल, आपको फिलिस्तीन आपने देखा
यूक्रेन और रशिया आपने देखा, इस समय ईरान और इज़राइल और अमेरिका आपने देखा, उसी की कड़ी में आपको ये जो है कंबोडिया और आपको थाईलैंड के बीच सीमा तनाव को आप देख सकते हैं। यह पूरा विवाद 28 मई को भड़का, 28 मई को कंबोडिया के एक सैनिक की विवादित सीमा पर गोलीबारी में मौत हो गई। वो सीमा विवादित है, वहाँ मौत हो गई। भारत तो चीन को पूरा दे देता है, ले जाओ विवादित, वहाँ सीमा के लिए मौत हुई है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा को बंद कर दिया गया। कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की और थाईलैंड से आने वाले कुछ आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं थाईलैंड ने अपने पीएम पेंटोटार्न शिवनात्रा को सस्पेंड किया। शिवनात्रा की कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के साथ बातचीत लीक हो गई थी। आपको ध्यान है, मैंने एक पोस्टर से शेयर किया था। और थाईलैंड की जो पीएम थी वो कंबोडिया के पूर्व पीएम को अंकल सिर्फ कह रही थी, उसके कारण उसको हटा दिया गया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बिना बुलाए भारत के प्रधानमंत्री दुश्मन देश जाते हैं, उसकी माँ को साल ओढ़ाते हैं, बिरयानी खाते हैं और यहाँ के लोग दांतें निपोड़ते हैं। तो कंबोडिया के पीएम हुन मैनेट ने एक सैन्य प्रशिक्षण सेंटर में साफ-साफ कहा कि टकराव का यह दौर उनके लिए एक सबक की तरह है। इस पर हमारी सेना की समीक्षा होगी, हम लक्ष्य को साधेंगे। तो अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि भारत के पड़ोस में यानी एशिया में भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक विवाद चल रहा है। और ये विवाद कहीं बड़े युद्ध का रूप नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि अपने पीएम तक को वहाँ उन्होंने हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में ही हम आपको नाटो ले चलते हैं और जो नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिका की संसद में वहाँ के सांसदों से मुलाकात के दौरान कहा कि ये जो भारत, ब्राज़ील और चीन है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाएँ वरना भुगतें। ऐसा क्यों कहा गया? ब्रिक्स में शामिल देशों को नाटो की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील ब्रिक्स में है और ब्रिक्स को आपको मालूम है कि ब्रिक्स को चुनौती मानता है अ जो आपको अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तो ब्रिक्स को उसने चेतावनी दिया, ये चेतावनी रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने को लेकर है और रूस से जो हम ईंधन खरीद रहे हैं, उसको लेकर है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी संसद में कहा और उन्होंने भारत, ब्राज़ील, चीन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता पर गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए मनाने की अपील की और कहा, मेरा भारत, चीन, ब्राज़ील के नेताओं से आग्रह है कि वे इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। यह संकट आपके देश पर भारी पड़ सकता है। यानी साफ-साफ पहली बार है कि भारत को ऐसे खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। चीन का तो कोई बिगाड़ नहीं पाएँगे, लेकिन भारत कब घुटने टेक देगा? सीज़फायर में आपको दिख गया और अमेरिकी नीतियों में आपको दिख ही रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है और इसीलिए दूसरे देश कह रहे हैं कि ब्रिक्स की सबसे कमज़ोर कड़ी भारत है, वो कभी भी झुक सकता है। ये इंटरनेशनली हमारी छवि बन रही है। ट्रोजन हॉर्स लिखा जा रहा है हमको, कि कभी भी वो अमेरिका के कहने पे क्योंकि भारत एक तरफ़ा अमेरिका का पिछड़ग्गू बना हुआ है। और आप कहेंगे कि रूस से तेल लाके हमारी सरकार ने तो अमेरिका को धता बताया, आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो गुजराती बिज़नेसमैन के लिए किया गया है। धंधावाज मामला है। यहाँ पर आप एक आपको मैंने बार-बार बताया कि एक नए पेट्रोल पंप, नई कंपनी का पेट्रोल पंप आपको दिख रहा होगा। रूस के तेल से गुजरात के एक बिज़नेसमैन और गुजरात के एक बड़े नेता के पैसा से वो काम चल रहा है। यहाँ धंधे के लिए हो रहा है, आपके देश के लिए नहीं हो रहा है। आपके देश के लिए होता तो रूस के से जो सस्ता तेल आयात किया जा रहा है, तो उसका लाभ आपको मिलता, देश की जनता को। वो यहाँ रिफाइन करा के रिलायंस आदि सब में और वो भेजा जाता है यूरोप को। आपका 110 और ₹100 पेट्रोल है ही, उसको कम नहीं किया, जबकि क्रूड ऑयल के दाम बहुत गिरे। तो ना वो देश के लिए है, ना देश की जनता के लिए। वो गुजराती बिज़नेसमैन के लिए किया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कुछ ना हो रहा। आपके लिए जो है वो सिर्फ़ बकैती चल रही है, जिसको बोलते हैं जुमला। रूटे ने चेताया कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, भारत, चीन आदि पर। और कहा कृपया पुतिन को फ़ोन करें और कहें कि अब वक़्त आ गया है कि वो शांति वार्ता को गंभीरता से लें, वरना भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें।
डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को नई सहायता देने की घोषणा की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। रूस का कुछ ठेंगा नहीं बिगड़ रहा, चाइना का कुछ ठेंगा नहीं बिगड़ रहा है। भारत सबसे ज़्यादा पिस रहा है क्योंकि भारत में एक रीढ़ विहीन सरकार है और जो अमेरिका के सामने कभी भी झुक जाती है। तो 50 दिन की धमकी आपको डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है। तो इस पूरे मामले में भारत इसको कैसे हैंडल करता है ये देखा जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि दूसरा वर्ग है दुनिया की मीडिया में जो साफ कह रहा है कि ब्रिक्स को यदि घुटने पर आएगा तो उसकी एक बड़ी कमजोर कड़ी भारत होगा। अब आपको रूस और भारत से जुड़ा हुआ एक और खबर भारत से जुड़ा हुआ है वो बता देता हूँ। ये मामला है कर्नाटक के गोकर्ण का। कर्नाटक के गोकर्ण के पास जंगल है, जंगल में एक गुफा है, गुफा से एक महिला मिली। महिला 40 साल की है, महिला रूस की है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। महिला का नाम है नीना कुटीना और वो जो है उसी गुफा में जंगल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। उसको पकड़ा गया है, उसका वीज़ा 2017 में समाप्त हो गया। स्वाभाविक बात है, भारत की एजेंसियों ने उसे पकड़ा, उसको रूस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वह रूस नहीं जाना चाहती। वो कह रही है, मैं तो प्रकृति की वादियों में रह रही थी, उन्हें जबरन डिपोर्ट किया जा रहा है और वह शांतिपूर्ण और कलात्मकता के साथ यहाँ रह रही थी। तो उनकी 2 बेटियाँ हैं, प्रिया 6 साल की, अमा 4 साल की और 11 जुलाई को उत्तरी कन्नड़ जिले के कुमटा तालुक के राम तीर्थ पहाड़ी में एक गुफा से इनको निकाला गया। 2 सप्ताह से वो वहाँ अकेले रह रही थी। कुटीना ने बताया नीना कुटीना ने कि गुफा में उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और खबरों में जो मीडिया आपको दिखा रही है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जी रही थी। सूरज जब उगता तब हम उठते थे, नदियों में तैरते थे, प्रकृति की गोद में रह रहे थे, खाना आग या गैस सिलेंडर पे बनाते थे। और पास के गाँव के से किराने का सामान लाती थी, हम पेंटिंग करते थे, गाने गाते थे, किताब पढ़ते थे, शांति से रहते थे इंटरनेट और की दुनिया से बाहर, लेकिन हमें ज़बरदस्ती रूस भेजा जा रहा है। सरकार की भी बाध्यता है भई आपका वीज़ा खत्म है, लेकिन वो जंगलों में रहने में उसको इतना आनंद आ रहा था और आप भी सोचिए कि उस प्रकृति में टीवी-वी, मोबाइल से दूर उसको काफ़ी आनंद आ रहा था और वो टीचर है, वो टीचर रही है और जो है घनी पहाड़ियों में वो रह रही थी, वीज़ा पे आई थी बिज़नेस वीज़ा पे आई थी और गोकर्ण पहुँची थी, गोवा के रास्ते कर्नाटक के तटीय तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करने गई थी। 4 बच्चों की माँ है, 15 सालों से दुनिया घूम रही है। उसने अपने बच्चे आज तक बिना डॉक्टरों की मदद के, बिना अस्पताल की मदद से स्वयं दिया जैसे पुराने ज़माने में स्त्रियाँ दे बच्चों को जन्म देती थी। 15 सालों में 20 देशों की यात्रा कर चुकी है। सभी बच्चे अलग-अलग जगहों पे पैदा हुए हैं उसके और उसमें जो है वो कला और रूसी साहित्य की टीचर है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है। होम स्कूलिंग की बात कि क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई खराब दूषित हो रहा है, तो वो होम स्कूलिंग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाती है और वो कह रही है कि वह जो है म्यूज़िक वीडियो बनाकर टीचिंग से और बेबी सिटिंग से पैसे कमाती है, इसलिए उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है और जब पैसे कम हो जाते हैं, तो रूस से उसके भाई और पिता भेज देते हैं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भारत में रहने दिया जाए जंगल में, लेकिन सरकार की बाध्यता है, सरकार कभी ऐसे किसी को रहने नहीं दे सकती क्योंकि अगर उनकी जान पे जोखिम आ जाए, तो आप समझिए कि फिर वो भारत ही बदनाम होगा, तो वो नहीं रहने दे सकती। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो प्रकृति के बीच अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसी में ये कुटीना है। तो आज की जो ये प्रमुख खबरें थी, आपको कैसी लगी? इसका विश्लेषण कैसा लगा? खबरों की खबर आपको कैसा लग रहा है? ये ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट को हमारी टीम देखती है, मैं भी देखता हूँ और इसमें और आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, धीरे-धीरे इसमें एक खबर आपको हम सिनेमा से भी, साहित्य से भी, लिटरेचर से भी, सब जगह से आर्ट से भी, सब जगह से एक-एक खबर हम लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग लगातार खबरों की खबर को पसंद करेंगे, तो आपको इस तरह से जैसे आज एक कहानी सुनाई गई है, स्कूटीना की, वैसे एक कहानी भी लाया जाएगा, 5-7 खबरों का गुच्छा आपको ताकि आप टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के पागलपन
से बाहर निकल सकें। अभी के लिए इतना ही। आप सबने इसको सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सिया राम।